करना या कुछ प्लस प्लस ही होगा पर नेगेटिव भी हो सकता है, या साधारण सी भाषा में वर्ब की अच्छाई बुराई बताओगे तो वो एडवर्ब है, वर्ब के बारे में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बताओगे तो वो एडवर्ब है। किसी की लिखाई के बारे में कह रहे हो बहुत बड़ा अच्छा लिख रहा है या बहुत बुरा लिख रहा है, तो चाहे अच्छा कह लो चाहे बुरा कह लो, दोनों चीजें क्या है, एडवर्ब है। ही राइट्स वेल और ही राइट्स बैडली, दोनों चीजें, वेल भी एडवर्ब है और बैडली भी एडवर्ब है। जहां पर भी किसी के काम की खासियत बताई जाए उसे इंग्लिश में क्या कह रहे हो, एडवर्ब। पर वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करने की एबिलिटी रखती है, यानी एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करती, सिर्फ वर्ब में ऐड नहीं करती है, ये चाहे तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है, अगर कोई इंसान ईमानदार है और कोई बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो अगर आप ईमानदार कह रहे हो एडजेक्टिव है, बहुत ज्यादा ऐड करोगे तो वो शब्द क्या बन जाएगा, एडवर्ब। एक तो कह रहे हो वो बच्चा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो जो बहुत ज्यादा शब्द ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में वेरी कहते हो जिसे। एक तो कहो अच्छा गुड, और एक बोलो बहुत अच्छा वेरी गुड, तो वेरी शब्द एडवर्ब है और गुड शब्द एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो बात को। तो चाहे वर्ब को मॉडिफाई करे चाहे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तीसरी बात, एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे वेरी गुड कह लो या वेरी वेरी गुड कह लो, वेरी ऑनेस्ट कहो या वेरी वेरी ऑनेस्ट कहो, कितने भी वेरी, टू मच को एक साथ लगाते हो, सो मच एक साथ यूज होता है, वेरी मच आपने एक साथ सुना हुआ है, ये सब क्या है, एडवर्ब अपने आप को मॉडिफाई करने लग रही है। आशीष नीचे देखने से तो वैसे भी समझ नहीं आएगा, सामने तो देखना पड़ेगा भाई। हाँ जी, तो एडवर्ब के बारे में हमने क्या समझी, पहली बात वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे। आशीष ध्यान से सुनियो, जो लाइन बोल रही हूं वो तूने यूं की यूं बोलनी है। एडवर्ब किसको कह रहे हैं, वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे, मेरे साथ साथ बोल, वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे, मेरे साथ बोलना भाई, वो शब्द जो वर्ब को, खड़े हो गया, बोलने के लिए था ये इशारा, बैठे बैठे बोलो, वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वो शब्द जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, वो शब्द जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे। मॉडिफाई करे यानी उसमें कुछ ऐड करे, ऐड करे यानी कुछ अच्छा या कुछ बुरा, कुछ अच्छाई बताएगा या कुछ बुराई बताएगा। इन तीनों ही चीजों के सेंस के लिए क्या यूज होता है इंग्लिश में, एडवर्ब यूज होता है। आ जाओ वापस बोर्ड पे। तो एडवर्ब की 3 बात याद रखनी है, कान खोल के सुन ले मेरी बात दोबारा। एडवर्ब की 3 बात याद रखनी है, वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, एडवर्ब अपने आप को मॉडिफाई करे। सारे बोलो मेरे साथ साथ, वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, अपने आप को मॉडिफाई करे। ये 3 बातें समझ आ गई हो तो एक सीधी सी आज के जमाने की परिभाषा कहती है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, आशीष ध्यान से सुन लियो, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर हर शब्द को मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी शब्द के मॉडिफिकेशन कर सकता है एडवर्ब। बिल्कुल साधारण सी भाषा में नाउन और प्रोनाउन के साथ तो ये लगेगा नहीं, बाकी इंग्लिश में आप इसको कहीं भी लगा दो ग्रामेटिकली सही है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे लगा दो, चाहे प्रीपोजिशन पे लगा दो चाहे कंजंक्शन पे लगा दो, ग्रामेटिकली सही है। यानी ये किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है सिवाय 2 के, नाउन और प्रोनाउन। इस वजह से ये टॉपिक ज्यादातर बार सही अप्लाई होता है, जिसके कारण एरर बनाने की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती और इसलिए एग्जामिनर ज्यादा यूज नहीं कर पाता। दूसरी बात, एडवर्ब का महत्व स्पोकन में ज्यादा होता है, इंग्लिश बोलते हुए। इंग्लिश लिखते हुए बहुत कम हमें एडवर्ब्स की जरूरत पड़ती है और आपका पेपर रिटन फॉर्म में होता है, इस वजह से भी ये टॉपिक का ज्यादा महत्व नहीं है। पर सीखना है ताकि आपके मन में ये ना रहे कि सुन नहीं रखा, पता नहीं क्या होता है एडवर्ब, पता नहीं कैसे आता है, पढ़ा सिर्फ इसलिए रही हूं। ठीक है, तो एडवर्ब की परिभाषा अल्टीमेटली क्या बन गई, वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बोलना पूरी लाइन, नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यूं कि यूं बोल दे, नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। बोलो ये लाइन, बोलियो आशीष, पूरी लाइन बोल बेटा। के अलावा
किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। आ ही गया। देखो अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। एडवर्ब कैन मॉडिफाई एवरीथिंग इन इंग्लिश एक्सेप्ट नाउन एंड, यही बात सिखाई है मैंने आपको बुक में, मैंने बेसिक परिभाषा लिखी नहीं हुई, स्ट्रेट लिख रखा है। एडवर्ब कैन मॉडिफाई एवरीथिंग, रेदर एनीथिंग कह सकते हो आप एवरीथिंग की बजाय, इन इंग्लिश एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। अब इसका भी एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो। ओनली, इवन, ऑलमोस्ट और एटलीस्ट, ये चार ऐसी एडवर्ब हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देती हैं। कहते हैं ना ओनली आशीष इज अटेंडिंग क्लास, अब इसमें ओनली शब्द एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? आशीष को। आशीष कौन है? नाउन है, समझे? तो ये चार ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन पर भी लगाए जा सकते हैं और गलत नहीं होते। ये डेफिनेशन है। ये एडवर्ब की टाइप्स हैं, काम नहीं आती ज्यादा, इसलिए क्विकली आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी इनकी। आशीष बेशक मत सुन, तेरे काम का नहीं है ये। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम उन शब्दों को कहते हैं जो समय को दिखाने का काम करें, इसलिए आगे लिख रखा है व्हेन। व्हेन के जितने भी आंसर है ना, मैंने बोला आप कब उठते हो, बोल रहे हो सुबह उठता हूं, दोपहर को, रात को, शाम, कुछ भी बोल रहे हो ना इसके आंसर में, वो सारे शब्द क्या हैं? एडवर्ब। 5 बजे उठता हूं, 10 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ये भी क्या है? एडवर्ब। हर वो शब्द जो टाइम को डिपिक्ट, टाइम को शो कर रहा है, व्हेन का आंसर लग रहा है, वो इंग्लिश में क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। बिल्कुल ऐसे ही जो जगह का आंसर लग रहा है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहां रहते हो? यहां बैठा हूं फिलहाल, तो यहां मीन्स हियर, एडवर्ब है। देयर एडवर्ब है, इनसाइड एडवर्ब है, आउटसाइड एडवर्ब है, ओवर एडवर्ब है। मतलब बहुत सारी प्रेपोजिशन एडवर्ब के तौर पर यूज होती है, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम ही क्या दिखाने का होता है? प्लेस दिखाने का होता है। समझ गए हम बात को? तो प्लेस को दिखाने वाला शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम को दिखाने वाला शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम। अब नाउ शब्द है, टाइम के लिए ही तो आता है। कब करोगे इस काम को? अभी करूंगा, अभी यानी नाउ, नाउ यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ पाए हम? ज्यादा वर्दी नहीं है, बस दिमाग से गुजार लो एक बार, पेपर के लिए काम नहीं आएगा ये। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर शब्द को ना सीधा सीधा मैनर्स से जोड़ो। मैनर्स का मतलब क्या होता है? बिहेव करने का तरीका। मैनर्स का मतलब क्या है? आपका बिहेव करने का तरीका, आपका बिहेवियर कैसा है, किस सिचुएशन में, उसी को कहा जाता है मैनर्स। तो एडवर्ब ऑफ मैनर यही होता है जो आपके बिहेव के तरीके को दिखाए। हाउ यू डू द वर्क, हाउ का जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। वो कैसा लिखता है? गंदा लिखता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा लिखता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वो कैसा नाचता है? बहुत शानदार नाचता है, एडवर्ब ऑफ कैसा का जो आंसर है ना, हाउ यू डू इट, दैट हाउ वर्ड डिनोट्स एडवर्ब ऑफ मैनर। एक शॉर्टकट है, जितने भी शब्दों के पीछे एलवाई होता है ना, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। किसी भी शब्द के पीछे आप एलवाई लगा रहे हो, ऑनेस्टली कह रहे हो, एडवर्ब ऑफ मैनर है। वाइजली कह रहे हो, एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाइसली कह रहे हो तो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के ज्यादातर एग्जाम्पल, मेरी लाइन सुन रहे हो ध्यान से? एडवर्ब ऑफ मैनर के ज्यादातर एग्जाम्पल के पीछे क्या मिलेगा? एलवाई मिलेगा। अब इसी का दूसरा रूप दिखा रही हूं जो आपके दिमाग में नहीं आया होगा। मैंने ये नहीं कहा एडवर्ब ऑफ मैनर के हर एक एग्जाम्पल पे एलवाई मिलेगा। क्या बोला? ज्यादातर और हर एक का फर्क समझ आ रहा है? यानी एक आधा ऐसा शब्द होगा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा पर उस पे एलवाई नहीं होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ही सिंग्स वेल, ही डांसेस वेल। तो ये जो वेल शब्द होता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि हम यही तो बता रहे हैं वो कैसा नाचता है, पर इसमें एलवाई नहीं है। अब क्यों नहीं है एलवाई? क्योंकि गुड का एडवर्ब फॉर्म वेल होता है, गुडली हम बना नहीं सकते। ऑनेस्ट का तो ऑनेस्टली हो गया, वाइज का वाइजली हो गया, तो गुड का गुडली तो नहीं होता। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं? वेल यूज करते हैं। तो वो है तो एडवर्ब ऑफ मैनर, पर उसमें एलवाई लगा ही नहीं सकते, इसलिए वेल को क्या मान लिया? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो किसका आंसर है? हाउ का। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी काम को आप कितनी बार कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब यानी हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे? बताओ। 1 टाइम, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, कुछ भी बोल रहे हो, वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू यू ऑपरेट योर फोन? बेयरली। वैदिकन में खड़ी हूं, शायद ही, मुश्किल से, बहुत कम, ये जवाब होंगे आपके। तो सेल्डम, बेयरली, नेवरदलेस, ये टाइप के शब्द भी क्या होते हैं आपके? एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली सुने हैं ये शब्द, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर में आप कोई बुद्धि मत लगाओ, मैथ की सारी गिनती एडवर्ब ऑफ नंबर है, एक से लेके इन्फिनिटिव तक, क्योंकि ये आंसर देता है हाउ मेनी। जैसे मैं इस बच्चे से पूछू हाउ मेनी पेन डू यू हैव, तू बोलते ही एडवर्ब ऑफ नंबर है ये, क्योंकि नंबर को दिखाने वाला हाउ मेनी का जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ नंबर होता है। हाउ मच का जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। आशीष, हाउ मच लव डू यू हैव फॉर इंग्लिश? अंग्रेजी से कितना प्यार करते हैं आप? नहीं करते? नो लव, नो शब्द एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। समझ गए? कोई बोल रहा है वेरी मच, कोई कह रहा है लिटिल, वो भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। कोई कह रहा है सो मच, वो भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। कह रहा है टू मच, वो भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। वेरी मच, वो भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जीरो कह रहा है तो एडवर्ब ऑफ नंबर, उसके हिसाब से या तो नो बन रहा है या जीरो बन रहा है। दोनों सूरतों में एडवर्ब बदल जाएगी। नो कहोगे नंबर हो सकता है या नेगेशन, या फिर दूसरा क्या बोल रही थी मैं नो के अलावा? जीरो। जीरो एडवर्ब ऑफ नंबर होगा। बैठो, मैं जान के आपको पार्टिसिपेट करा रही हूं ताकि आपका ध्यान बार बार मेरी तरफ आए और धीरे धीरे आपके दिमाग में कोई कोई शब्द रुकना शुरू हो जाए। आओ वापस। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया हाउ मच, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया हाउ मेनी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया हाउ ऑफन। ऑफन शब्द अपने आप में भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि ऑफन का मतलब यूजुअली, जनरली जो काम आप करते रहते हो, बल्कि जो मैंने यूजुअली जनरली बोला है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेली सुनते हो वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक और बात नोटिस करो, डेली LY, यूजुअली LY, पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ना कि मैनर। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको सेंस ही 100% सिक्योरिटी देती है। शॉर्टकट बताया जाता है ताकि बच्चे को थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके बेटा, अब आखिरी रह गए हैं नेगेशन और अफर्मेशन। नेगेशन एक ही शब्द होता है इंग्लिश में नो, और अफर्मेशन एक ही शब्द होता है यस। अगर आपसे कोई यस नो क्वेश्चन नहीं होते, एक तो कहते हैं WH क्वेश्चन, एक कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस को। हालांकि ग्रामेटिकली उन्हें हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर ही बोलना चाहिए, पर बहुत सी किताबें यस नो लिख देती हैं उसको। तो यस शब्द को अगर ग्रामर में पहचानना है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अफर्मेट का मतलब हाँ करना होता है, और नेगेट का मतलब ना करना होता है। तो नो शब्द ग्रामर में कोई आपसे पूछ रहा है तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और यस शब्द कोई आपसे ग्रामर में पूछ रहा है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। क्या हमें बातें समझ आई? श्योर है हम? आशीष, यस कौन सी एडवर्ब है भाई? खड़े होके बताओ, यस कौन सी एडवर्ब है? पढ़ो। अफर्मेशन, बोल मुझसे। और नो कौन सी है? नेगेशन, बोलो मुझसे। नेगेशन। बैठ जाओ वापस। यस कौन सी हुई? अफर्मेशन, और नो कौन सी हुई? नेगेशन। ये हमारे थे टाइप्स, जो कि सबसे कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि टॉपिक ही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें से जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो उसकी टाइप्स हैं। आपका एग्जामिनर कैसे पूछता है वो यहां से शुरू हो रहा है। अगर किसी पेपर में एडवर्ब आया तो इन बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे को ये पता हो वेरी का यूज कहां पे सही है, कहां पे गलत है, मच का यूज कहां पे सही है, कहां पे गलत है। वो गलत जगह पे लगा के देना, आपने उसको सही यूज में कन्वर्ट करना है। इसे कहा जा रहा है बेसिकली कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ एडवर्ब्स। अब तक मैंने जितना भी बताया वो टॉपिक की इंट्रोडक्शन थी, बेस क्लियर कर रही थी मैं आपका। ये वो चीज है जहां से सीधा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अगर पेपर में आया तो यहां से आएगा, ध्यान बढ़ा के सुनना थोड़ा सा, और ये आपको चीजें दिमाग में सेट करनी है। एडवर्ब में रूल्स नहीं है, शब्दों के मीनिंग है। जैसे मॉडल्स में ये सेम बात कहती हूं मैं, नियम नहीं है भाई, आपको शब्द समझना है कि कहां कहां कैसे कैसे लगेगा। वैसे ही एडवर्ब में नियम नहीं है, आपको शब्द समझना है कहां कहां कैसे कैसे लगेगा। जैसे आपको ये समझ होनी चाहिए कि वेरी इंग्लिश में बस वहीं पे यूज होगा जहां पे आप एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हो। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री अगर भूल गए हो तो फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री होती है। याद है कुछ? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो वाइज पॉजिटिव डिग्री, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो इंग्लिश कह रही है वेरी लगाओ पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच लगाओ कंपैरेटिव डिग्री के साथ। यानी अगर आप कह रहे हो वेरी वाइजर तो गलत है, दिमाग से गुजारो।
अगर मैं कह रही हूं ही इज वेरी वाइजर देन किसी का भी नाम, तो वेरी वाइजर यहाँ पे एरर है। या तो सिर्फ वाइजर होना चाहिए या मच वाइजर हो सकता है, क्योंकि वाइजर एक कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के लिए मच सही है, ना कि वेरी। आपने स्पोकन में लोगों के मुंह से सुना होगा, और भाई कैसा लग रहा है, कोई बीमार चल रहा हो तो वेरी बेटर। एक तो कहीं बेटर और एक थोड़ा और अच्छा है तो वेरी बेटर, गलत है, मच बेटर होना चाहिए। वेरी बेटर यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ किसे प्रेफर करना है, मच को, ना कि वेरी को। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा समझे, धीरे धीरे याद होंगे, ये रूल एकदम से याद नहीं होते इसके। अब वेरी वहां लगाओ अगला पॉइंट, क्योंकि एडवर्ब अभी बताया था मैंने, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और वर्ब को भी, याद है? एडजेक्टिव को भी कर सकता है और वर्ब को भी। अगर एडजेक्टिव को करे तो वेरी लगाओ कैसे डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ। मच लगाओ कैसे डिग्री के साथ, कंपैरेटिव। बोलना मुंह से, वेरी कैसे डिग्री, पॉजिटिव। मच कैसे डिग्री, कंपैरेटिव। वेरी कैसे डिग्री, पॉजिटिव। मच कैसे डिग्री, कंपैरेटिव। आशीष खड़े होकर बताना, वेरी कैसे डिग्री, पॉजिटिव। मच कैसे डिग्री, कंपैरेटिव। नेगेटिव नहीं, कंपैरेटिव। मच कैसे डिग्री, कंपैरेटिव। वेरी पॉजिटिव। दिमाग धीरे धीरे तेज चलने लग जाएगा। वेरी पॉजिटिव, इतना ही बोल बस, वेरी पॉजिटिव। मच कंपैरेटिव। फिर से बोल, वेरी पॉजिटिव, मच, वेरी, मच, वेरी। बैठ जा, आ गया तुझे। हाँ जी, वेरी पॉजिटिव डिग्री, मच कंपैरेटिव डिग्री। अगला पॉइंट देखो, वेरी वहां लगाओ जहां वर्ब पे आईएनजी है, यानी आप बोलो शी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर वेरी बोरिंग, यू आर वेरी बोरिंग। यानी वेरी बोलोगे तो आईएनजी चिपकाओ और मच बोलो तो थर्ड फॉर्म लगाओ। आई एम बोर्ड, इसके आगे लगाना है तो मच लगेगा, वेरी नहीं। ही इज बोरिंग, इसके आगे लगाना है तो वेरी लगेगा, मच नहीं। तो आपको बेसिकली इतना सा देखना है कि आईएनजी वाली वर्ब मॉडिफाई करनी है तो वेरी से, और थर्ड फॉर्म मॉडिफाई करना है तो मच से। कुछ कुछ गई बात दिमाग में, सबके दिमाग में? श्योर? आओ, अब इसके नीचे मैंने बुक में डाले हैं क्वेश्चंस। इतना श्योर क्यों हो रहा है भाई? क्या टाइम खत्म हो गया क्या? खत्म ही मानो। 5 क्वेश्चन तुम करना। दिस मूवी इज वेरी हॉरिबल, वेरी की जगह टू आएगा। देख, 2 क्लास में मैं उसके पीछे पड़ी हूं, तीसरी क्लास में उसका दिमाग चलना शुरू हो गया है ना नितिन? नहीं, आशीष। नितिन निकल गया मुंह से, है ना आशीष? समझ में आई ना आज बात? जो मैंने पढ़ाया वो दिमाग में गया, तभी तो बता पाया ना तू गलती। और थोड़ी सी आंसर की मदद ले ली होगी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सही तो बताया कि वेरी आता है भाई अच्छी बात के लिए, या तो बात बुरी हो रही है, और बुरी हो रही है तो क्या लगेगा, टू लगेगा। शाबाश, क्योंकि फैट शब्द यहाँ पे नेगेटिविटी को दिखा रहा है और नेगेटिव बात करेंगे तो टू लगेगा। थर्ड क्वेश्चन आप करो बेटा। शाबाश, एक बात और बताती हूं, वेरी के साथ कभी ये वाला टू पेयर भी नहीं होता। ये वाला पेयर अगर करना है तो किसके साथ होगा, टू के साथ। सो अगर पेयर होता है तो दैट के साथ होता है। ये 2 एरर आते हैं, वेरी के साथ टू को पेयर कर देता है, सो के साथ दैट को कर देता है, और सो के साथ टू को कर देता है। सो के साथ दैट होगा और टू के साथ टू होगा। शाबाश, बैठो। टू डिफिकल्ट टू बी सोल्व हो जाएगा। 4th क्वेश्चन, विशाल के पीछे जो बच्चा बैठा है चश्मे वाला, देखो आप इसको पॉजिटिविटी से देख रहे हो, भाई बहुत ज्यादा गर्म दिन है, ठीक है, नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, पर गर्मी बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा गर्मी होने को नेगेटिव ही कहा जाएगा, अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। जरूरत से ज्यादा सर्दी भी बुरी, अति तो हर चीज की बुरी, सुना नहीं है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर किसी भी चीज को एक्सेस में दिखा रहे हो, जरूरत से ज्यादा दिखा रहे हो, तो उसे बुरा ही माना जाएगा। ठीक है, वो नेगेटिव दिखा रहा है, बहुत ज्यादा है, उठाया नहीं जा सकता, तो नेगेटिविटी की तरफ इशारा हो रहा है, तो टू को रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन रिप्लेस करूं, रिपीट करूं, सारा समझ आ गया सबको? श्योर? विशाल की तरह हाँ तो नहीं कर रहे हो? 4th बता दें दोबारा से। 4th में लिखा है बेटा, इट इज अ वेरी हॉट डे।
यहां पे वेरी शब्द लगाया ही इसलिए गया है कि हमें यह बताया जा सके जरूरत से ज्यादा गर्मी दिखाना चाहता हूं, और जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज है तो वो नेगेटिव मानी जाती है, और एडवर्ब की भाषा में नेगेटिव कुछ दिखाना है तो वेरी से नहीं, किससे दिखाते हैं? टू से। ठीक है, बस इसलिए वेरी का टू बना रही हूं। अब आपको इसमें भ्रम पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बोलते हैं वेरी हॉट, होना चाहिए टू हॉट। अब वेरी और सो का भी वही फर्क है बेटा जो वेरी और टू का था। वेरी अच्छी बात के लिए और सो बुरी बात के लिए। और थोड़ी देर पहले मैंने पैनल पे क्या लिखा था कि सो के साथ ना दैट का पेयर हो सकता है जब कैसी बात हो? अच्छी। ये मैंने अब जोड़ा है, तब मैंने सिर्फ ये कहा था सो के साथ क्या पेयर होता है? दैट। पर सो के साथ दैट लगे ना तो बुरी की जगह वो अच्छी बात कर सकता है। तो निचोड़ की बात क्या हुई भाई? वेरी तो अच्छा ही दिखाता ही है, सो भी अच्छा ही दिखा सकता है अगर सेंटेंस में क्या लगा हो? दैट। अदरवाइज सो सिर्फ क्या दिखाएगा? बुराई दिखाएगा। सो के साथ सिर्फ और सिर्फ कैसी बात करोगे? नेगेटिव बात करोगे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं लिखा जा सकता। जबकि आसपास की दुनिया में सो हैप्पी, सो नाइस, सो स्वीट, सो क्यूट बहुत चल रहा है। ग्रामेटिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट नहीं कह सकते हो, क्योंकि सो अकेला आता है तो क्या दिखाता है? बुराई। अब क्योंकि हमें तो ग्रामर के रूल फॉलो करने हैं ना एरर करने के लिए, और यही कारण है शुरुआती दौर के बच्चों को सेंस में नहीं डालते हम। सेंस में डाल देना तो सो क्यूट उन्होंने 70 जगह सुना होता है, उन्हें सही लगेगा। सही सेंस आ रही है भाई, क्यूट कह रहा है, बहुत ज्यादा क्यूट कह रहा है, ठीक है, क्योंकि सो की हिंदी बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से रूल चाहिए होते हैं शुरुआती दौर में आपके सेंसेस डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सो नाइस या सो क्यूट कहने की बजाय आपको क्या यूज करना चाहिए? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। आसान है मेरे ख्याल से। हाँ बेटा, तो लास्ट में आपने क्या बोल दिया? नो एरर है। मैं इसको नो एरर को सही जवाब मान लूंगी, क्योंकि सो और दैट के साथ मैंने ये कहा अच्छी बात भी हो सकती है, यानी बुराई तो सो हमेशा ही कर सकता है। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अगर आपने टू को अकेला यूज किया है या सो को अकेला यूज करा है तो वो बुरी बात करता है हमेशा, ये निश्चित है। अगर उसके साथ दैट लगाया है या टू लगाया है तो वो अच्छी बात भी कर सकता है। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? अच्छी बात भी कर सकता है, यानी बुरी तो वो हर केस में कर सकता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ना तो वीक को रिप्लेस करने की जरूरत है ना सो को। सेंटेंस अपने आप में भी सही सेंस, हमें सही मीनिंग और सही रूल तीनों चीजें दे रहा है। अगर ये इंप्रूवमेंट में आता, हम क्या कर रहे हैं? एरर। अगर इंप्रूव का क्वेश्चन होता है, एरर में बेटा गलती ढूंढनी है। इंप्रूव का मतलब सही है फिर भी सुधारो। इंप्रूव में बहुत बार क्वेश्चन सही होता है लेकिन हमें उसे और अच्छा करना होता है। जैसे ये सही है, अगर इसे और अच्छा करना हो तो हम कह सकते हैं कि वीक की बजाय कोई अच्छी बात लिख दें, या सो को रिप्लेस कर दें, किसी पॉजिटिविटी से दिखा दें। वो फिर इंप्रूव के केस में नीचे क्या आते हैं? ऑप्शन। उन ऑप्शंस में से हमें बेस्ट सुटेबल चूज करना होता है, जो हमें लगे कि ये नहीं तो ये ज्यादा सही सेंस दे सकता है। पर हम क्योंकि इंप्रूव नहीं कर रहे तो हमें फिलहाल इतनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसे कह सकते हैं बिल्कुल सही। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में से किए हैं आप लोगों ने ऑप्शन वाले, थोड़े बहुत टेस्ट में तो आते होंगे, समझते तो हो कैसे आते हैं। ठीक है, थर्ड देखो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट दैट। अभी अभी मैंने उस बच्ची को बोला था कि वेरी के साथ दैट नहीं आता, तो मुझे वेरी को किससे रिप्लेस करना है? अब यहां पे सो के साथ इंटेलिजेंट सही क्यों है? क्योंकि उसके साथ दैट लगा हुआ है, तो अच्छी बात भी कर सकता है। बार बार मैं भी पे स्ट्रेस कर रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप, चश्मे वाला बच्चा। He studied very hardly, he was sure of passing। हालांकि थोड़ा और सही हो सकता है, he studied very hard लिख दिया जाए तो। वेरी हार्ड का मतलब हो जाएगा मेहनत ज्यादा की, हार्डली तो मुश्किल को दिखाता है, तो मुश्किल का सेंस नहीं आ रहा। किसका सेंस आ रहा है? मेहनत का। उसने ज्यादा मेहनत की ताकि वो पास हो जाए, पक्का ही पास हो जाए, उस लेवल तक उसने मेहनत की, ये सेंस आएगी इसमें। अब उस लेवल तक की मेहनत करी है तो वेरी हार्ड हो सकता है। ही वर्कड वेरी हार्ड, सो हार्ड की बजाय वेरी हार्ड, पर हार्डली की जरूरत नहीं है। बैठो, क्या नाम है बेटा आपका? दीपक। हार्डली नेगेटिव नहीं होता, हार्डली का मतलब होता है किसी काम को करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आई। हार्डली शब्द जिस सेंटेंस में आ जाए वहां नॉट नहीं आता, इसलिए बच्चे इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि हार्डली शब्द हमेशा नेगेटिव होता है। हालांकि हार्डली का असली मतलब है मुश्किल से।
अब मुश्किल से कोई काम हुआ है तो उसको बुराई तो हर समय नहीं कहा जा सकता, ज्यादातर काम मुश्किल से ही होते हैं, नौकरी मुश्किल से मिलेगी, रोटी गोल मुश्किल से बनेगी, कौन सा काम है जो आसानी से होता है? तो सब कुछ मुश्किल से ही हो, कुछ भी काम आप शुरू में सीख लो आसानी से क्या होता है? तो मुश्किल से वर्ड नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जगह मुश्किलें हमें सहनी पड़ती हैं। पर बच्चे इसको नेगेटिव क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इसके साथ कभी नोट नहीं आता। नोट ना लगाने का कारण क्या होता है? जिस चीज को आपने पहले से ही मुश्किल कह दिया तो उसको नेगेटिव कहने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को आसान भाषा में बच्चा याद कर लेता है कि हार्डली शब्द नेगेटिव। ठीक है, तो मैं बस आपकी सेंस इंप्रूव कर रही हूं पूरे तरीके से, इस वजह से इसे नेगेटिव कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, कहां बेटा? ये मैंने पूछना था ना, आपने पहले ही गलत कर दिया ना। चलो अब बच्ची ने बता ही दिया है तो निपटा लेते हैं। डिफिकल्ट आ गया है तो हमें इशारा मिल रहा है, वेरी के साथ तो दैट आ नहीं सकता, तो वेरी को रिप्लेस करना है किससे? सो से। अभी रूल एकदम ताजा ताजा है ना, इसलिए क्वेश्चन जल्दी हो रहे होंगे। इस भ्रम में मत हो जाना कि ये टॉपिक नकली है या तुम इंटेलिजेंट हो गए। सच्चाई बताती रहती हूँ, कड़वी होती है पर पता होनी चाहिए। ये टॉपिक ज्यादा महत्व नहीं रखता बेटा, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएससी के मोक लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, तुम्हें मिलेगा भी नहीं एडवर्ब का क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। हाँ, वेरी हार्ड, ही स्टडीड वेरी हार्ड। सो हार्ड स्पोकन में बोल देते हैं, पर ग्रामेटिकली उसकी प्लेसमेंट हार्ड शब्द के साथ। हाँ, मेहनत करी है उसने पास होने के लिए, अब वो मेहनत कर रहा है चोरी करने के लिए, तो आप लगा सकते हो फिर सो, क्योंकि आप हार्डवर्क भी तो नेगेटिव दिखा रहे हो ना। तो वहां पे आप देखोगे कि वो अच्छी बात की तरफ इशारा कर रहा है या बुरी। यहाँ अच्छी कर रहा था इसलिए मैंने वेरी लगा दी। ठीक है, और कोई डाउट आ रहा है किसी के मन में? अगला पॉइंट देखो, ये बिल्कुल ऐसे रीडिंग की तरह कर दो इसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी सो, सो वेरी टू, ये कहीं 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 काम भी आ जाते हैं, बहुत कम काम आएगा। फेयरली अच्छी चीजों के लिए आता है और रेदर बुरी के लिए। मैंने लिख भी रखा है, प्लेजेंट यानी अच्छा और अनप्लेजेंट यानी बुरा। इसके नीचे देखो, फेयरली के साथ पॉजिटिव डिग्री, रेदर के साथ दोनों, पॉजिटिव भी और कंपैरेटिव भी। अगर आप फेयरली नाइस कह रहे हो तो सही है, रेदर नाइस कह रहे हो गलत है। किस वजह से? डिग्री भले ही पॉजिटिव हो पर बात तो बुरी चाहिए ना इसको, तो रेदर नाइस सही नहीं होगा, रेदर बैड कहना पड़ेगा, रेदर बैड। अब बैड कहने से क्या हुआ? डिग्री भी पॉजिटिव हो गई और एडजेक्टिव भी अनप्लेजेंट हो गया। समझे कि नहीं समझे? पजल तो नहीं हो रहे हो? दोनों बातें अच्छे समझ में आ गई। अच्छी बात है फेयरली, बुरी बात है रेदर। डिग्री दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, फेयरली भी और रेदर भी। पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री भी आ सकती है पर सिर्फ किसके साथ? रेदर के साथ। अगला पॉइंट, ये अंडरस्टूड सी बात है कि फेयरली जब अच्छी बात करता है तो टू की तो जोड़ी उसके साथ बन ही नहीं सकती, क्योंकि टू तो बुरी बात करता है। अब टू क्योंकि बुरी बात करता है इसलिए रेदर के साथ तो लग सकता है। किसी को बहुत ज्यादा बुरा, एक तो कहो वो बुरा इंसान है, एक बोलो घटिया है, और एक महान लेवल का घटिया है, तो इंटेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो उस केस में रेदर और टू एक साथ आ सकते हैं जब आपने किसी को बहुत ज्यादा बुरा कहना हो, तो रेदर के साथ टू लगा दो, पर फेयरली टू हैवी कभी मत बोलना। ये पेपर में आया था अभी किसी में, फेयरली टू हैवी एक साथ, तो एरर था ये कि टू की यहां पे कोई जरूरत ही नहीं है। और फेयरली शब्द क्योंकि प्लेजेंट बात करता है तो हैवी की वजह से हमें फेयरली को हटाना पड़ा, टू हैवी को सही करना पड़ा था। समझे मैं क्या बोल रही हूं? फेयरली को रिमूव करना पड़ा क्योंकि किसी चीज को इतना ज्यादा भारी बता रहा था कि हिला नहीं पाया, पर कुछ ऐसा सेंटेंस था, मुझे पूरा याद नहीं है, पर फेयरली टू हैवी एक साथ थे, तो हमें वहां पे फेयरली रिमूव करना पड़ा। किसकी वजह से? हैवी की वजह से। समझे हम बात को? अगला पॉइंट लिखा है, फेयरली के साथ देन मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री आती है, और पॉजिटिव डिग्री थोड़ी ना देन के साथ आती है। देन के साथ तो कौन सी डिग्री आती है? इसलिए रेदर के साथ देन लग सकता है। समझ पा रहे हो या नहीं? देन का काम होता है तुलना दिखाने का, और तुलना दिखाने के लिए आती है कंपैरेटिव डिग्री, और फेयरली के साथ कौन सी डिग्री आ रही है? तो इसलिए इसके साथ देन का भी कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। लॉजिकली समझ पा रहे हो? श्योर हो? पक्की बात है? अब हम इसके कर रहे हैं क्वेश्चन। तो देन नहीं आएगा, रेदर के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी तो देन नहीं आएगा फिर, क्योंकि देन का काम सिर्फ क्या दिखाने का है? कंपैरिजन। 5 क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करो फिर मैं पूछूंगी।
सॉरी। डन बच्चों, पूछें? सारी बातें दिमाग में हैं फेयरली और रेदर की? चेक शर्ट वाला बच्चा बताएगा पहले। नाम बताओ अपना। मनीष, पहला क्वेश्चन। कारण? अनकंफर्टेबल किसी चीज की नेगेटिविटी की तरफ इशारा करता है, पॉजिटिव के लिए नहीं। तो इस वजह से हमें फेयरली की बजाय ज्यादा बेहतर है क्या लगाएं हम? रेदर लगाएं। बैठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन गर्ल्स में से रेड हुडी वाली बच्ची बताएगी। फेयरली की जगह रेदर आएगा। ही इज फेयरली टोल्ड सो दे रिजेक्टेड हिम। सही सही बात है। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता तो फेयरली टॉल सही हो जाता, क्योंकि हाइट होना कोई बुराई नहीं मानी जाती, पर इन्होंने यहां बुराई की तरह दिखा दिया। कौन है? ही। वो जरूरत से ज्यादा लंबा था इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन की वजह से यहां फेयरली को रिप्लेस करना पड़ रहा है किससे? रेदर से। अब रेदर टॉल को अगर अकेला देखोगे तो लगेगा ये तो अच्छी बात है, पर सेंटेंस पूरा पढ़ोगे तो लगेगा ठीक है, जरूरत से ज्यादा लंबा था इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए रेदर को हम सही मानेंगे फेयरली की बजाय। बैठो बेटा। थर्ड क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ध्यान से पढ़ बेटा दोबारा, बड़ी हल्की सी गलती है। हम्म, हाँ देन आया इसलिए फेयरली नहीं आएगा, या कुछ और हो सकता है। वो भी कर लेगा। सारी बातें एक साथ याद करनी पड़ेंगी फिर हो जाएगा। शाबाश, बैठो। स्ट्रॉन्गर लिखा है, फेयरली आ ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, फेयरली तो पॉजिटिव डिग्री दिखाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगा? रेदर, और रेदर के साथ देन भी सही हो गया और डिग्री भी सही होगी। समझ गए? अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आप करके दिखा दो बेटा। आई रैन इंटू अ फेयरली इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, रैन इंटू का मतलब टकराना होता है, ये एक फ्रेज होता है, और ऐसे धीरे धीरे करके फ्रेजेस को याद करना शुरू करो। रन रन इंटू मतलब टक्कर होना। अब यहाँ पे उसकी टक्कर हुई है किससे? एक इंटेलिजेंट लड़के से। तो इंटेलिजेंट लड़का होना तो अच्छी बात है भाई, बुरी बात तो नहीं है। तो फेयरली यहाँ पे बिल्कुल सही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैठो बेटा, बिल्कुल सही। आपका नाम क्या है? अनु। फिफ्थ क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, आप दिखा दो। यू आर अ रेदर स्टूपिड पर्सन। सही बात है, अच्छा हुआ आपने सेंटेंस पढ़ा नहीं। फीलिंग डबल आती है ना कई बार। यू आर अ रेदर, रेदर शब्द सीधा सीधा बता रहा है बुरी बात होनी चाहिए, स्टूपिड होना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो जस्टिफाई हो रहा है, इसलिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। हाँ आ सकता है, पक्का आ सकता है, क्योंकि रेदर और टू दोनों बुराई दिखा सकते हैं, दोनों पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। इंटेंसिटी का थोड़ा फर्क पड़ेगा, टू ज्यादा नेगेटिव होता है, मतलब किसी को जरूरत से ज्यादा ही कहना है ना सीधा। एक तो रेदर भाई कुछ कुछ ना, तेरे हालात खराब चल रहे हैं आज, तेरे हालात तो बिल्कुल खराब चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल जब कहना होना तो टू होता है। हल्का हल्का सेंस देना है तो रेदर होता है। बाकी दोनों बुराई दिखा सकते हैं तो लगा सकते हो, क्योंकि हमें क्या पता वो पूरा पागल है या आधा पागल है। तो रेदर भी हो सकता है। तो तुम हंसने लग जाते हो, सेंटेंस पढ़ के थोड़ी पता लग रहा है किसकी बात हो रही है। अब हमें क्या पता वो कितना पागल है, तो हम टू भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली। हम रेदर भी टू लगाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा पागल है, रेदर लगाएंगे तो पागलपन की शुरुआत से हुई है। इस तरीके से सेंस पे फर्क पड़ जाएगा, बाकी तो बराबर है। शाबाश, बैठो। सो लगाओगे तो सो स्टूपिड अ पर्सन कहना पड़ेगा। देखो, ये जो सो होता है ना, ये एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल लेता है। तो उस केस में स्ट्रक्चर थोड़ा उलट पुलट हो जाएगा, लग तो सकता है, क्योंकि सो भी बुराई तो दिखा सकता है, पर सो को अपना आर्टिकल दोनों के बीच में चाहिए। टू के आगे आ सकता है, रेदर के भी आगे आ सकता है। ठीक है, अब बोलो, देखते हैं।
हाँ, इंप्रूव करोगे तो 2 हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव ही दिखा रहा है, और रिजेक्ट कर दिया तो एक्सट्रीम नेगेटिव है, 2 आ सकता है। हम तो फेयरली रेदर का कर रहे थे ना, इसलिए उसी हिसाब से आंसर दे रहे थे। हाँ जी बच्चों, समझ गए हम यहाँ तक सारा? सबको क्लियर हो गया? चलूं फिर मैं? ये बाउंसर साहब मुझे निकालने ही आए थे क्लास से। सुंदर सुंदर बाउंसर रखती हूँ मैं, तो तुम्हारा भी मन लगा रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? डाउट है? देखो, रेट तो कैसे, एक तो अमाउंट लिखोगे, हिंदी में सेंटेंस बनाओ, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में तो नहीं बना पाओगे। देखो, एक तो बुक बेची, खरीद, रेट 2 तरह से आता है बेटा, सेल फॉर, सेल एट, बाय फॉर, बाय। तो डिपेंड कर रहा है कि वो रेट किस तरह से बता रहे हो, सेलर बता रहा है कि बायर बता रहा है, उससे फर्क पड़ जाता है। अगर सेलर बता रहा है, मतलब मैं कोई चीज बेच रही हूं, तो मैं किसी चीज का प्राइस बताने के लिए सेल एट भी लगा सकती हूँ, सेल फॉर भी, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। सेलिंग एट दिस प्राइस या सेलिंग फॉर दिस प्राइस, कोई फर्क ही नहीं है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, और दोनों फ्रेज हैं, सेल फॉर भी और सेल एट भी। पर अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो फिर उसको फोर नहीं लगाते, फिर उसको एट ही लगाते हैं। अगर आपने परचेज किया, आई एम बाइंग दिस थिंग एट 100 रुपीज, आई एम बाइंग, बाइंग है तो, सेलिंग है तो सेल फोर भी सही है और सेल एट भी सही है। तो आपको प्राइस ये देखना पड़ेगा कि कौन से वाले तरफ से आप बता रहे हो, और सीधा अमाउंट लिख रहे हो कि रेट लिख रहे हो कि प्राइस लिख रहे हो या केजीज लिख रहे हो, उससे भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैंने कहा था आप हिंदी में सेंटेंस बनाओ, उसकी इंग्लिश से ज्यादा पता लगेगा, क्योंकि मल्टीपल प्रेपोजिशंस आ सकती हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा टेंस का टॉपिक, जिसने भी पढ़ा है, तो वहां ये फर्क बड़े अच्छे से बताती हूँ। जस्ट शब्द दिखाता है फिलहाल जो काम हुआ है, कि अभी अभी ये क्लास खत्म हुई है या अभी अभी मैंने ये किताब पढ़ी है। प्रेजेंट में रिसेंटली जो काम खत्म हुआ होता है उसको दिखाने का काम कौन करता है? जस्ट करता है। लेकिन जस्ट नाउ जो है वो बच्चे को लगता है कि प्रेजेंट में खत्म होता काम दिखा रहा है, लेकिन जस्ट नाउ हमेशा पास्ट के काम को दिखाता है। कि जैसे आप स्कूल जाते थे, वो जो थे वाले एक्शन होते हैं ना, आपने सुबह खाना खाया था, जो हो चुका, पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में निपट लिया है, कोई अभी कनेक्शन भी नहीं है उस काम से आपका, तो उस सेंस में हमें जस्ट नाउ को यूज करना होता है। अब सिंपल सा जो रूल बन गया इस बेस पे, वो क्या बन गया कि जस्ट को तो वहां यूज कर दो जहां प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन चल रहा हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो क्लियर कनेक्शन रूल का क्या बन गया कि जस्ट उस सेंटेंस में लगाओ जिसमें हैज हैव थर्ड फॉर्म हो, और जस्ट नाउ उस सेंटेंस में लगाओ जिसमें सेकंड फॉर्म हो। अब ये एडवर्ब में क्यों है फिर, अगर इसमें टेंस का कॉन्सेप्ट है तो? क्योंकि जस्ट और जस्ट नाउ दोनों एडवर्ब होती हैं। अब उन एडवर्ब के साथ कौन सी वर्ब फिक्स है, बस ये सिखा रहा है कि जस्ट के साथ वर्ब फिक्स है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और जस्ट नाउ के साथ वर्ब फिक्स है सेकंड फॉर्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि जस्ट दिखाता है अभी प्रेजेंट में जो काम खत्म हुआ, और जस्ट नाउ दिखाता है जो काम कहां था? पास्ट में। जैसे कल मैं आपके क्लास में आई थी, ये जस्ट नाउ है, अभी अभी मैं आपकी क्लास खत्म कर दूंगी, या अभी तो फिलहाल मुझे फ्यूचर बोलना पड़ रहा है क्योंकि खत्म करूंगी, खत्म करते ही जब मैं जा रही हूं तो वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट में परफेक्ट हो जाता है। तो आपको क्लियरली पेपर में बस इतना देखना है बेटा, अगर इंग्लिश की लाइन में जस्ट है तो हैज हैव थर्ड फॉर्म होना चाहिए, अगर जस्ट नाउ है तो सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। समझ गए? सारे समझ गए? श्योर हैं? अब एक क्वेश्चन पहले विशाल करेगा, फिर बाकी सब करेंगे, है ना विशाल? तेरी मेरी नई नई दोस्ती शुरू हुई है। पहला क्वेश्चन, और देखो कितनी जल्दी नाम याद हो गया मुझे विशाल और आशीष का। सी में एरर है, सी में नाउ नहीं आएगा। चलो, बात बच्चा अपनी जगह ठीक कह रहा है, कह रहा है कि जस्ट नाउ को हटा के, पेपर में पता है क्या है, वर्ब की इंप्रूवमेंट को प्रेफर कर लेते हैं ऐसे केस में। वो ठीक है अपनी जगह पे कि भाई हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा रहे हो आप, लाइन में क्या दिख रहा है? हैज के साथ थर्ड फॉर्म, बोलो ना क्या दिख रहा है? हैज के साथ थर्ड फॉर्म, हैज के साथ थर्ड फॉर्म जस्ट नाउ होना चाहिए कि जस्ट लगा क्या रखा है? इसको जस्ट में बदलने के लिए नाउ को रिमूव करना है। हमारा एग्जामिनर बहुत बार, आप ठीक हो अपनी जगह बैठो, हमारा एग्जामिनर बहुत बार इस तरह के स्ट्रक्चर में ये कहता है कि वर्ब के कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करो इंस्टेड ऑफ एडवर्ब। पर क्योंकि मैं आपको एडवर्ब पढ़ा रही हूं इसलिए हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं?
एडवर्ब, नहीं तो पेपर में आंसर ये भी मिल सकता है कि अराइव्ड लिख दो, हैज अराइव्ड लिखने की बजाय क्या लिख दो, अराइव्ड। किसको देख के, जस्ट नाउ, क्योंकि टेंस में यही तो सिखाते हैं, जस्ट नाउ को देखो सेकंड फॉर्म बना दो। तो एडवर्ब और टेंस में से कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्व रखता है, टेंस। तो इसीलिए एग्जामिनर किसकी इंप्रूवमेंट को ज्यादा महत्व देगा, टेंस की। तो जस्ट नाउ में उस बच्चे ने जवाब सही दिया है कि मैम नाउ हटा दो सेंटेंस सही हो जाएगा, पर क्योंकि हमने पेपर पास करना है तो हमें एग्जामिनर का नजरिया भी पता होना चाहिए, वो क्या बनाएगा, सेकंड फॉर्म बनाएगा। समझ गए बेटा, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्लियर हो गई दोनों बातें। हमें क्या दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, अब जस्ट कहता है जी मुझे तो कौन सा वर्ब चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड वॉक्ड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो हैड को किस में बदलना था, हैज में। शाबाश, वॉज फिनिशिंग की जगह हैज फिनिश्ड होना चाहिए, क्योंकि जस्ट कहता है मैं तो हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ चलूंगा, और जस्ट नाउ कहता है मैं तो सेकंड फॉर्म के साथ चलूंगा। समझ पाए हम लोग, सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ आ रहा है ना, बैठो। शाबाश, रिंग की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि जस्ट नाउ कहता है मुझे सिंपल पास्ट चाहिए, तो रैंग हो जाएगा। रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग होता है, तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम RANG। रूल नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। ये मतलब एक टाइम था जब लेटली शब्द को बहुत ज्यादा एग्जामिनर ने यूज करना शुरू कर दिया था, हालांकि अब ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तुम्हें बहुत कम मिलेगा बेसिकली। अब इसे पढ़ाया क्यों जाता था, क्योंकि हमारे बच्चे को लगता है कि लेट और लेटली एक जैसे होते हैं। लेट आता है समय से देर के लिए, और लेटली ना इसी का एडवर्ब होता है। ऐसा भ्रम होता है बच्चे को कि लेट पे ही क्या लग गया, LY, तो अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेट एक अलग शब्द है और लेटली एक बिल्कुल ही अलग शब्द है। लेट का मतलब होता है समय से देर, ये समझते हो तुम, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। लेटली शब्द आता है रिसेंटली के लिए, यूं नहीं कहते अभी अभी ये चीज निपटाई है मैंने, सही समय पे आया है तो मैंने अभी अभी खाना बनाई है, तो बिल्कुल अभी जो काम हुआ है, बिल्कुल रिसेंटली जो आपने किया है, उसको दिखाना होता है किससे, लेटली से। तो बड़ा सिंपल सी भाषा में ये कहा जाएगा, भाई इंग्लिश में जहां जहां आप रिसेंटली बोलना चाहते हो ना, हर उस जगह क्या बोल सकते हो, लेटली बोल सकते हो, बस इतनी ही बात है। अब ये पढ़ाने का एकमात्र कारण ये है कि ये लेट से मिलता जुलता है, पर अर्थ बिल्कुल अपोजिट है, तो इस वजह से बच्चे को कंफ्यूज किया जा सकता है। दैट्स इट, और कोई कारण नहीं है इस चीज को पढ़ने का या पेपर में डालने का। तो आपने एक ही चीज दिमाग में रखनी है, लेट और लेटली का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेटली वहां लगाना है जहां पे हम रिसेंटली कहना चाहते हैं, बिल्कुल अभी अभी की सेंस में हमें कभी भी कहीं भी यूज करना है तो हम लेटली को यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, इसके सेंटेंसेस को देखें, तो अगली मुश्किल बात ये होती है कि इसमें कोई शॉर्टकट या रूल नहीं है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि ऐसी वर्ब हो तो लेटली आएगा, ये शब्द हो तो लेट आएगा, ऐसा तो कोई हिंट नहीं मिल रहा। तो बच्चे को ना सेंटेंस पढ़ के खुद समझना पड़ता है कि वो टाइम से देर कह रहा है या वो अभी अभी कह रहा है। वो अभी अभी कहे तो लेटली लगा दो, वो लेट देर का इशारा करे तो लेट लगा दो। जरा सी मुश्किल बात इसमें ये जरूर है भाई, जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ के बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जो मीनिंग निकाल ही नहीं सकते, उनको दिक्कत होती है कि उन्हें पता ही नहीं लगता अभी अभी कह रहा है या बाद में कह रहा है या देर से, तो हल्की सी दिक्कत ही आती है। और ये भी एक कारण है कि एग्जामिनर पूछ लेता है इन चीजों को। बेटा जिस चीज में तुम कंफ्यूज होते हो ना, वही पेपर में आती है। पहली बात तो ये समझ लो, जो सिमिलर लगेंगी, मीनिंग बिल्कुल अलग होगा, ऐसी ही चीजें एग्जामिनर पूछता है। अब क्योंकि एडवर्ब आज के टाइम में इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा जोर लगा के इस टॉपिक को नहीं पढ़ा रही, बहुत हल्का फुल्का सा डिस्कशन आपसे कर रही हूँ कि आपके दिमाग से ये निकल जाए, हमने एडवर्ब देख लिया, सीख लिया, क्या होता है हमें पता है। एग्जाम में नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मतलब 15-15 शिफ्ट हो जाती है, एक भी क्वेश्चन एडवर्ब का नहीं आता, पर क्योंकि टॉपिक का हिस्सा है तो थोड़ा बहुत आइडिया सा आपको होना चाहिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पे आपने नजर दौड़ाई ली होगी, तो शुरू करते हैं। क्योंकि कम हमें इशारा दे रहा है टाइम की तरफ, कम शब्द का काम है भाई, उसने आना था और वो टाइम से थोड़ा सा लेट आया, तो यहाँ पे लेटली की बजाय लेट को ज्यादा बेहतर माना जा सकता है। बैठो। अमित विल कम लेट टुमारो, समझ में आ रहा है, कल वो लेट आएगा, उसमें कभी अभी अभी का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा, तो इसलिए लेटली शब्द को यहाँ भी किस में बदलना था, लेट में। बैठो। तीसरा क्वेश्चन आप करके दिखा दो बेटा। हाँ, क्योंकि मैं उससे अभी सी मिला नहीं हूं, अभी आजकल में मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई है, तो आजकल में अभी 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 सी ऐसी सेंस देनी है तो हमें क्या यूज करना है, लेटली यूज करना है। तो यहाँ लेट गलत है, हमें क्या कहना चाहिए, लेटली कहना चाहिए। बैठो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन करके दिखा दो आप, ब्लैक जैकेट।
हैव यू मेट विद एन एक्सीडेंट, हाँ क्या अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट से तुम गुजरे हो या हुआ है, तो अभी अभी का ही सेंस आ रहा है, ना कि देर से एक्सीडेंट हुआ था क्या तुम्हारा, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही, तो इसलिए लेटली होना चाहिए। बैठ जाओ। चलो रूल नंबर 7, ये इसे मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कहूंगी, ये आजकल भी दिख जाएगा तुम्हें किसी 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 पेपर में। ये रूल क्या कह रहा है, टेस्ट में भी आया हुआ था, ये दिखेगा तुम्हें, इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से, इसमें पता है क्या करना है, ये वर्ब याद रखनी है, नेम, कॉल, रिकॉग्नाइज, अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट, नॉमिनेट। इसमें से ना ये नीचे वाले 4 ज्यादा यूज होते हैं, अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट और नॉमिनेट, और इन 4 में से भी अपॉइंट सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर तुम प्रीवियस ईयर या मॉक वगैरह लगाओगे तो आंखों के आगे अपॉइंट शब्द ज्यादा आएगा, इन 4 में से भी। ऊपर वाले 3 में से नेम शब्द ज्यादा आएगा। तो इंपॉर्टेंट कौन से बन गए, नेम और अपॉइंट। नेम तो शायद सीजिल में भी आया हुआ है 2-3 बार, तो नेम और अपॉइंट 2 शब्द बन गए जो आपने सीधे याद कर लेने। रूल बस इतना सा कह रहा है, इनके साथ कभी एज मत लगाना, जबकि इंग्लिश बोलते हुए एज पक्का हमारे मुंह से निकलता है। यू वर अपॉइंटेड एज अ टीचर, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ क्लर्क। जचता भी है, सुना भी है, हिंदी भी सही लगती है, पर ग्रामर कह रही है इन शब्दों के साथ कभी एज का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो आपने बस इतना सा ध्यान रखना है भाई, ये शब्द जहां इनकी कोई भी फॉर्म हो, अपॉइंट हो, अपॉइंट्स हो, अपॉइंटिंग हो, अपॉइंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर केस में आपने एज को रिमूव कर देना है। बस इतना ही करना है, ये शब्द देखने हैं और एज उड़ा देना है। देखो इसके मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि आसान है, हर जगह से एज ही हटाना है, तो कोई बुद्धि का काम तो इसमें है नहीं। अब ये पेपर में क्यों आता है फिर इतना ही आसान है, तो एक ही वजह से आता है, बच्चे ने अपॉइंटेड एज सुना पढ़ा बोला होता है, उसको एरर दिखता ही नहीं है, सिर्फ इस वजह से आता है। पहला क्वेश्चन देखो, रोहित वॉज इलेक्टेड के बाद एज गलत है, सिलेक्ट हिम के बाद एज गलत है, नॉमिनेट रोहित के बाद एज, दे अपॉइंटेड मी के बाद एज, ही हैज बीन सिलेक्टेड के बाद एज। समझ गए, कुछ था ही नहीं, सिंपल सा। इसमें मुश्किल एक ही बात है, आपको पेपर में शब्द याद आए या नहीं, आपका ध्यान गया या नहीं, आपको अपॉइंट दिखा या नहीं, इतना ही झगड़ा है। अपॉइंट दिख गया तो एज हटा ही दोगे, रूल याद आ ही जाएगा। अगर दिखा ही नहीं तो बात अलग है। ये मैं कंजंक्शन में पढ़ा चुकी होती हूँ तो यहां ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। ये सिर्फ इतना सा ही कह रहा है भाई, सेल्डम और इफ कहीं एक साथ आ जाए ना तो अगला सेंटेंस एवर की मदद से जोड़ना, सेल्डम और कहीं एक साथ आ जाए तो अगला सेंटेंस नेवर की मदद से जोड़ना, लिटिल इफ एक साथ आ जाए तो अगला सेंटेंस एनीथिंग से जोड़ना, लिटिल और आ जाए तो अगला सेंटेंस, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम होता है 2 सेंटेंस जोड़ना, तो एक सेंटेंस में ये मिलेंगे और दूसरे में ये होने चाहिए। अब एरर कैसे बनता है, वो सेल्डम इफ से शुरू करके नेवर से कनेक्ट कर देगा, बच्चा कंफ्यूज, भाई एवर था या नेवर था। तो आप हमेशा इसको ऐसे कनेक्ट कर लो दिमाग में, सेल्डम इफ के साथ एवर कनेक्ट होता है और सेल्डम और के साथ नेवर कनेक्ट होता है। अगर आपने इसे उल्टा सीधा जोड़ दिया तो एरर पक्का गलत हो जाएगा। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आता रहता है या ये आएगा। अब देखो सीधा सा दिख रहा है, सेल्डम इफ नेवर लिख दिया, क्या होना चाहिए, सेल्डम और एवर लिख दिया क्या, फिर देखो सेल्डम इफ एवर होगा, इधर देखो लिटिल और नथिंग होगा, सेल्डम और नेवर होगा, एवर लिखा है। एक बार खुद पढ़ लो, अगर किसी को लग रहा है मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया तो खुद देखो, बहुत आसान है, खुद पढ़ के देखो, सिर्फ पेयर बराबर करना है और कुछ भी नहीं है। तो इट इज नॉट टफ, ना ये स्पोकन में ज्यादा काम आता है ना ये एग्जाम्स में ज्यादा काम आएगा। और इतनी क्लैरिटी से इसलिए बताती हूँ ताकि आप अपने उस पे बुक पे क्रॉस लगा दो, भाई ये तो नजर पड़ गई तो देखना है, नहीं तो ढूंढ ढांड के इसको देखना या पढ़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, पढ़ लिया सबने, सभी ने। रूल नंबर 9 को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहूंगी, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अपॉइंट नॉमिनेट जितना नहीं, उससे थोड़ा कम। ये क्या कह रहा है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ मैनर याद है, एलवाई वाली। इंग्लिश कह रही है एडवर्ब ऑफ मैनर को हमेशा वर्ब के बाद लगाओ। ऐसा मत बोलो ही स्लोली वॉक्स, आप बोलो ही वॉक्स स्लोली। ऐसा मत बोलो ही नीटली राइट्स, ही राइट्स नीटली। ही वेल प्लेड, ही प्लेड वेल, ऐसे बोलो। ये फिक्स पोजीशन है भाई, एलवाई वाला मैनर वाला एडवर्ब अगर लगाना है तो वो कहां आएगा, वर्ब के
बाद। फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब आती है सब्जेक्ट के साथ। फ्रीक्वेंसी याद है, हाउ ऑफन, कितनी बार आपने ये काम किया, उस चीज को दिखाने वाली एडवर्ब जो होगी वो कहां आएगी, सब्जेक्ट के साथ आएगी, बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ। जैसे स्कूल टाइम में कहते थे ही डेली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ही डेली, डेली जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद है। ही यूजुअली, ही जनरली, ही ऑलवेज, तो ये सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये कहां होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस थी, याद है आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर था, व्हेन का। बोलोगे तो दिमाग जागता रहेगा, नहीं सो जाओगे। एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर था, व्हेन का। और एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका आंसर था, वेयर का। तो वेयर के जितने भी आंसर हैं, व्हेन के जितने भी आंसर हैं, वो सब सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। आपने देखा है टुडे, टुमारो, यस्टरडे एट द एंड आता है, कभी भी देख लेना। हेयर, देयर, एनीवेयर, नोवेयर, इनको भी कहां प्लेस करते हैं, लास्ट में। एनीवेयर, नो जब जगह को दिखाएंगे तब। देयर ना कई बार जगह को नहीं दिखाता, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आता है, तो वहां देयर शुरू में भी आ जाता है। अगर मैं कहूं आई वेंट देयर, तो यहां पे देयर कहां है, लास्ट में। देयर वॉज अ काउ, अब इसमें देयर कहां है, शुरू में। तो देयर के दो काम होते हैं, या तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे आएगा, या वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। अब वो सब्जेक्ट बन रहा है तो वो शुरू में मिलेगा। इसके सिवाय हर जगह कहां मिलना चाहिए, लास्ट में। दोबारा रिपीट कर रही हूं, मेरी तरफ ध्यान देना। एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के साथ, फिक्स पोजीशन है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट के साथ, फिक्स पोजीशन है। एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस सेंटेंस के लास्ट में। ये अगला पॉइंट यही है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट के बाद, जो हमने अभी अभी पढ़ लिया। ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, एट लास्ट। ये मैंने आपको एक साथ बता दिए, समझ रहे हो। तीन अलग अलग रूल बना के बुक में लिख रखे हैं, मैंने एक ही में तीनों बता दिया आपको। अब जो बात दिखाने के लिए मैं पीडीएफ पे गई थी वो ये है, एमपीटी। कई बार इंग्लिश में ऐसा होता है कि तीन तीन दो दो एडवर्ब एक साथ लिखनी पड़ जाती हैं, तो उस केस में इंग्लिश कह रही है एमपीटी का सीक्वेंस लेना आप, यानी पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल अगर कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्रिएट कर दूंगी, नहीं है इसमें। जैसे कि मैंने लिख दिया ही sang nicely yesterday in the school। अब मैंने इसमें क्या करा है, तीन एडवर्ब्स की आपस में मैं टक्कर करा रही हूं। आपने बस ये देखना है कि मैंने उनका सीक्वेंस सही लगा रखा है या गलत। अगर मैं एमपीटी को देखूं तो नाइसली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। स्कूल किसको दिखाएगा, प्लेस को। और यस्टरडे किसको दिखाएगा, मैंने क्या लिख दिया, एमटीपी। होना क्या चाहिए, एमपीटी, यानी सही सेंटेंस होना चाहिए, ही सैंग नाइसली इन द स्कूल यस्टरडे। ऐसे एरर बनता है सीक्वेंस का। वो दो या तीन एडवर्ब एक साथ लिखे तो आपने एमपीटी यूज करना है, यानी अगर दो हो तो एमपी और पीटी और एमटी। समझे कि नहीं समझे। तीन आए तो एमपीटी हो गया, अगर दो आए तो या तो मैनर और प्लेस आएंगे, या प्लेस और टाइम आएंगे, या मैनर और टाइम आएंगे। तो इसको इस तरीके से चार क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। रूल एक ही है, या तो एमपीटी का एरर, या एमपी का एरर, या पीटी का एरर, या एमटी का एरर। चार तरीके से ही आ सकता है, पांचवा कोई तरीका है ही नहीं कि ये पेपर में आ जाए। समझ जाएंगे हम। ये अपॉइंट नॉमिनेट के बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जितना सा अपॉइंट नॉमिनेट को दिमाग में रखने की कोशिश करो, उससे थोड़ा कम में इसको आप कोशिश कर सकते हो। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट है, लगभग अपॉइंट नॉमिनेट के बराबर से इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 12, आपको ध्यान मेरी तरफ थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम है मेरे पास, ठीक है। अभी तक जो मैं आपको एडवर्ब पढ़ा रही थी वो मैं एडवर्ब के यूजेस सिखा रही थी। अब ये जो रूल आ गया है ना, ये एडवर्ब के इन्वर्जन का है। मुंह से बोलो, किसका, एडवर्ब का इन्वर्जन। और एडवर्ब का ना दो इन्वर्जन होते हैं, या तो पार्शियल या कंप्लीट। बोलो कैसे, पार्शियल कंप्लीट। पार्शियल मतलब आधा, कंप्लीट मतलब पूरा। आपका एग्जामिनर पार्शियल इन्वर्जन पूछता है, कंप्लीट बहुत कम पूछता है। किसको पूछ रहा है, पार्शियल इन्वर्जन को। यानी कि मैं एडवर्ब के इन्वर्जन में पार्शियल इन्वर्जन समझाने वाली हूं। अब समझ में आ गया। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन शब्द बना है इनवर्ट से,
और इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। इंग्लिश में सिंपल स्ट्रक्चर जो बनता है ना वो ये बनता है, आपको पता है, पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करोगे तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर लास्ट में, ऐसा ही होता है। अगर हम कह रहे हैं ही वर्क्स देयर तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब डालू तो ही इज डूइंग इट। समझ गए हम बात को? तो या तो वर्ब सीधा आ जाएगी मेन वर्ब, या मेन वर्ब किसके साथ आती है, ये सीधा स्ट्रक्चर है। और हमें एडवर्ब का कैसा पढ़ना है, उल्टा, यानी इन्वर्टेड। तो इन दोनों का उल्टा स्ट्रक्चर आता है, यानी वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इसका उल्टा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। मेरी तरफ ध्यान देना, नहीं चूक जाएगी बात। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा कर देना, स्ट्रक्चर को पलट देना। पर स्ट्रक्चर पलटने के बाद भी वो इंटेरोगेटिव ना हो तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। अगर पलटने के बाद वो इंटेरोगेटिव हो जाए तो वो इन्वर्जन नहीं कहलाता। अगर इंग्लिश में कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो वो क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा आई एम हैप्पी, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको पलट दूं, मैंने कहा एम आई हैप्पी, क्या फीलिंग आने लग गई, यस और नो? जब हम स्ट्रक्चर को पलटते हैं तो हमें क्वेश्चन की फीलिंग आने लग जाती है। पर जिस क्वेश्चन में पलटने के बाद भी, जिस सेंटेंस में पलटने के बाद भी इंटेरोगेटिव की सेंस ना आए उसे इन्वर्जन कहते हैं। पलटने के बाद भी इंटेरोगेटिव की सेंस ना आए उसे इन्वर्जन कहते हैं। कैसे? मैंने कहा हार्डली डज शी गो टू टेम्पल स्कूल, कुछ भी लिख दो आप। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या ये प्रश्न जैसा लग रहा है, क्वेश्चन जैसा? हार्डली डज शी गो टू स्कूल का मतलब वो कभी कभी ही स्कूल जाती है, मुश्किल से एक आधा दिन स्कूल जाती है, ये सेंस आ रही है। क्या इसमें क्वेश्चन की फीलिंग आ रही है? लेकिन ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब कहां है, सब्जेक्ट से, इसे इन्वर्जन कहते हैं। इसे इंग्लिश ने क्या नाम दे रखा है, इन्वर्जन का। अब अगर वो इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब से बनाए तो कहेंगे पार्शियल इन्वर्जन। अगर वो मेन वर्ब से बनाए, अगर वो मेन वर्ब से बनाए तो बोलेंगे कंप्लीट इन्वर्जन। आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, पार्शियल इन्वर्जन। तो कंप्लीट इन्वर्जन के चक्कर में हमने पढ़ना ही नहीं, हमें इन्वर्जन का मतलब पता होना चाहिए, फिर हमें पार्शियल इन्वर्जन पहचानना आना चाहिए। पहचानने का तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी सब्जेक्ट के पहले पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब मिलेगी सब्जेक्ट के पहले पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यानी कि वो इन्वर्जन का केस है। समझे कि नहीं समझे? सारे समझ गए, मीनिंग समझ गए, पक्का? अब ये जो रूल है ये इस मीनिंग पे आधारित है। ये नियम कह रहा है भाई इंग्लिश की किसी भी लाइन में नोर, सो और एज, कौन से तीन शब्द, फिर से बोलना पड़ेगा एक बार और, सेंटेंस के लास्ट हिस्से में आए। कहां पे? बिल्कुल एट द एंड। भाई 3 सेंटेंस जुड़े हैं तो तीसरे में आए, 2 सेंटेंस जुड़े हैं तो दूसरे में आए, 1 सेंटेंस जुड़ा है तो आखिरी 2-3 शब्द हो, कौन से, नोर, सो और एज, तो हमेशा इन्वर्जन लेंगे, तो हमेशा इन्वर्जन लेंगे। अब बिल्कुल स्ट्रेट अवे सा रूल ये बन गया भाई, इंग्लिश के सेंटेंस के लास्ट में अगर हमें नोर, सो या एज में से कुछ दिखता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट बाद में। नोर, सो या एज में से कुछ भी दिखता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट बाद में, क्योंकि ये तीनों शब्द इन्वर्जन लेते हैं। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो यही लिख रखा है यहां पे, देखो, नोर, सो, एज इफ यूज्ड इन सेकंड हाफ ऑफ द सेंटेंस। सेकंड हाफ का मतलब दूसरे सेंटेंस का पिछला भाग, पहले सेंटेंस का पिछला भाग, तीसरे सेंटेंस का पिछला भाग, उसको बोल देंगे क्या, सेकंड हाफ। 3 सेंटेंस है, थर्ड हाफ हो जाएगा, 4 है तो फोर्थ हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल लास्ट वाला आप पकड़ लो। देन दे ऑलवेज टेक इन्वर्जन, और इन्वर्जन का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो, ही वेंट देयर, वो वहां गया और मैं भी, सो आई डिड की बजाय सो डिड
आए। क्यों? क्योंकि जब पिछले हिस्से में सो, एज या नोर आएंगे तो हमें इन्वर्जन लगाना है। और इन्वर्जन क्या है? हेल्पिंग वर्ब आगे लिखो, सब्जेक्ट पीछे लिखो। ऊपर वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट आगे है, वर्ब पीछे है, इसलिए वो गलत। नीचे वाले में हेल्पिंग वर्ब आगे है, सब्जेक्ट पीछे है, इसलिए वो सही। आपका एग्जामिनर ऊपर वाला लिख के देगा, आपने उसे नीचे वाले में कन्वर्ट करना है। हाँ बेटा, हमेशा ये आएंगे ही लास्ट में। रूल ही तब लगेगा जब ये हाफ पिछले भाग में आए, नहीं तो रूल लगेगा ही नहीं। एज शब्द सेंटेंस के शुरू में भी आता है बेटा, बीच में भी आता है, वहां रूल नहीं लगेगा। जब लास्ट में आएगा ना तब रूल लगेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करके देखो आप। इसको करना थोड़ा ध्यान से, ये तुम्हारे काम आ सकता है, कहीं 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 क्वेश्चन मिल सकता है। एक बार पांचों करो फिर मैं पूछूंगी। आज आपकी बाकी फ्रेंड्स कहाँ गई जो कल मिली थी मुझसे 6 में? एब्सेंट है। मैंने तो दीपिका को सख्ती से बोल रखा है आज आपसे बात करेगी, सब नोट करेगी और कल तक ठीक कराएगी। तभी कह रही हूँ वो सब नोट करा, वो पर्ची पे लिख के मेरे साइन लेगी आज शाम को, तो आपके सामने वो स्लिप पे नोट करेगी सब कुछ। हाँ, उन्होंने कहा था आज हम बात कर लेते हैं बच्चों से दोबारा, एक स्लिप पे नोट कर लेंगे सारी, और जो जो होंगी ना उन्हें दूर करेंगे। तो इसलिए पूछ रही थी कहाँ है, जब वो आए स्लिप बनाने तो आप होने तो चाहिए। पढ़ लिया क्या सबने? आपसे शुरू करते हैं बेटा, चश्मे वाला बच्चा, नोट यू। पहला क्वेश्चन, हाँ वो कह रहा है फ्यू पीपल नो इट, ना बराबर लोगों को ये पता था, ना आपको, ना बराबर को पता था और उनमें आप भी नहीं थे। भाई आप भी साथ ही थे, आपको भी पता नहीं था। हमें बेसिकली नोर को देख के पलट देना है, दैट्स इट। नोर आए लास्ट में, सो आए लास्ट में, एज आए लास्ट में, पलट दो, इतना ही करना है बस। ठीक है, बैठो। सेकंड क्वेश्चन आप करके दिखाओ बेटा। बस इतना ही करना है। अभी चीज ताजी ताजी है ना तो फट से हुआ जा रहा है, पेपर में ध्यान नहीं जाता, इतना ही झगड़ा है बस। यानी अगर पेपर में भी चीज इतने ही आसानी से दिमाग में दिखे तो क्वेश्चन में भी दिखाई दे ही जाएगी। पेपर तक हम चीजें भूल जाते हैं और उसमें गलती तुम्हारी उतनी नहीं है। सब्जेक्ट और सिलेबस बहुत वास्ट हैं और स्कूल के टाइम पे हमें कोई ढंग से गाइड नहीं करता, भाई पढ़ लो यही इंग्लिश बाद में काम आएगी, या गाइडेंस की कमी है और कुछ नहीं है। पर अब थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो तो साल डेढ़ में अच्छी नौकरी लग सकते हो। अब भी अगर नहीं करोगे फिर गलती तुम्हारी है, आज से पहले किसी की भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स की, टीचर की, वातावरण, किसी की भी। अब नहीं कर रहे तो अब गलती आपकी है। सिंपल सा फंडा है, अब आपको स्ट्रगल करना चाहिए। और सीधा सा मतलब एक रूल को ना दिमाग में छापने का तरीका ही एक है, कीप रीडिंग इट जब तक वो सेटल ना हो जाए। कीप रीडिंग इट जब तक वो सेटल ना हो जाए। वो कैब को दिमाग में सेट करने का तरीका ही एक है, कीप रीडिंग इट। जब टाइम मिले रीड कर लो। मैं बहुत बार कहती हूँ रीड करने का टाइम नहीं मिलता, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो, अपने फोन में सुनते रहो। म्यूजिक सुनने की बजाय रेस, रनिंग, खाना पीना, आना जाना, बस में सफर, किसी भी टाइम पे उस रिकॉर्डेड को सुनो। क्योंकि लेके किताब पढ़ रहे होगे तो भी आसपास वाले लोग ओहो बड़ा पढ़ाकू बन रहा है ऐसे करेंगे। कान में लीड लगाए घूम रहे हो, सोचेंगे म्यूजिक सुन रहा है और आप क्या सुन रहे होगे? वो कैब सुन रहे होगे। इन दो से बेस्ट तरीका है ही नहीं। नजर भी नहीं लगती, ऊपर से पता भी नहीं लगता तुम पढ़ रहे हो। बहुतों को तो ये लगता है मैं पढ़ता दिखूंगा तो नजर लग जाएगी। ये कल ही एक बच्चे ने मेरे आगे बोला है, मैं इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ता कि कहीं मुझे नजर ना लग जाए। मतलब मैं कई बार तो इतनी हैरान हो जाती हूँ तुम्हारी उम्र के बच्चों की बुद्धि की क्षमता देख के, कि कैसे सोच लेते हो इतनी गहरी गहरी बातें। एक दो तो मुझे ही कह रहे आपको नजर लग गई है इसलिए बार बार बीमार हो रहे हो। मैंने कहा उतार दे बेटा फिर नजर, मेरे को तो पता नहीं कैसे उतरती है ना। तो हम लोग ना किसी भी चीज को किधर भी कनेक्ट करके सुकून ले रहे होते हैं। नजर लग गई, हाँ ठीक है बात खत्म हुई, दिमाग चलाना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने दिमाग को चलाना है तो ठीक डायरेक्शन में चलाओ। वो कैब याद करनी है, रीड करो, रिकॉर्ड करो, सुनो। रूल याद करने हैं, रीड करो, रिकॉर्ड करो, सुनो। कुछ नहीं कर सकते ना तो रोज कम से कम 2.5 घंटे इंग्लिश का अखबार पढ़ो।
कितना, ये मान लो उसके सिवाय कुछ करना ही नहीं मैंने। मेरा काम है अगले 6 महीने तक रोज 2.5 घंटे इंग्लिश के अखबार को पढ़ना, समझ आए नहीं आए, हिंदी मिले नहीं मिले, मीनिंग मिले नहीं मिले, मुझे 2.5 घंटे बैठ के उस पूरे को पढ़ना है। सबसे पहला फायदा तो ये होगा, कुछ कुछ दिन में आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी और टाइम घटना शुरू हो जाएगा, चाहे आपको समझ आए नहीं आए। आपको इंग्लिश की स्पेलिंग्स देख के, अभी ना बड़ी स्पेलिंग आती होगी, जोड़ जोड़ के ओ आ करके जोड़ते होगे उसको, फिर पढ़ते होगे, तो अंधाधुंध भी रीडिंग करोगे ना तो वो रीडिंग इतनी स्पीड से हो जाएगी, स्पेलिंग्स आपके दिमाग में सेट होने लगती हैं सबसे पहले। दूसरे नंबर पे ग्रामर के स्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पे वोकैब। और ये 3 ही चीजें तैयार करनी होती हैं तुमने सरकारी नौकरी लेने के लिए, ग्रामर के स्ट्रक्चर, वोकैब और इनसे अलग स्पेलिंग। जब रीडिंग करते हो पैसेज अपने आप तैयार हो जाते हैं, जब रीडिंग करते हो अरेंजमेंट अपने आप तैयार हो जाता है। अब या तो तरीका है ये या तरीका है वो। नाउ यू नीड टू चूज आउट कि तुम्हें क्या करना है। अखबार वाला सब्र चाहिए 6 महीने तक। 6 महीने में तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो चुका होगा, उसके आगे तुम्हें अखबार समझ भी आता होगा, इंग्लिश तुम बोलने भी लग चुके होगे, समझने भी लग चुके होगे। अगर अखबार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, बीच बीच में इंग्लिश सॉन्ग सुन लो। इंग्लिश मूवीज मत देखो, मूवी 3 घंटे मांगती है, सॉन्ग 2 मिनट मांगता है। जितना 3 घंटे में ऐसे नजर गड़ा के सीखोगे, उतना 2 मिनट के सॉन्ग को 5 बार सुन लेना, 10 मिनट में सीख जाओगे। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है इंग्लिश सॉन्ग सुनने से, हिचकिचाहट इंप्रूव होती है इंग्लिश सॉन्ग सुनने से, और यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। टाइप करो लिरिक्स के साथ, वो वीडियो नहीं देखने बैठ जाना उसकी, कई सॉन्ग में भी एंजॉयमेंट करने लग जाओ। विद लिरिक्स आते हैं, पता है तुम्हें, वीडियो नहीं दिखाई देती, वो जो बोलता है ना वो सामने लिखा हुआ दिखता है, तो उससे भी तीनों चीजें एक साथ इंप्रूव हो जाती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सिर्फ इंग्लिश के सॉन्ग भी सुनते हो रोज 10 मिनट। अब हम इसमें से करना तो कुछ नहीं चाहते, पर हम ये चाहते हैं इंग्लिश आ जाए। कैसे होगा? चमत्कार तो नहीं होता, तो इसमें से कुछ तुम्हें चूज करना ही होगा। सबसे आसान होता है इंग्लिश सॉन्ग्स विद दिस थिंग, क्योंकि अखबार का पेशेंस मैंने नहीं देखा है, 15 सालों से पढ़ा रही हूँ, बहुत कम बच्चों में होता है, और जिसमें होता है वो सीख लेते हैं। इसलिए मैं बताती भी नहीं हूँ कि अखबार पढ़ो, ये करो, बहुत ही बताते हैं रोज अखबार पढ़ो। मुझे पता है मेरे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, मेरे सामने बैठे हैं, पढ़ ही नहीं सकते, कैसे कह दूं? तो अपने बच्चे के हिसाब से टीचर को बोलना होता है ना। तो आप ग्रामर को रगड़ो, वोकैब को रगड़ो, 10-10 मिनट इंग्लिश सॉन्ग सुन लो। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट है और इंग्लिश की इंग्लिश है। हरियाणवी सॉन्ग सुन के होगा क्या? ना तुमने सिंगर बनना कि भाई स्टेज पे खड़े होकर रागनी तुमने गा के ही दिखानी हो, है ना। तो कुछ ऐसी चीज, दो एक साल की बात है, उसके बाद सुनते रहना हरियाणवी सॉन्ग, नाचते रहना सड़कों पे, क्या दिक्कत है? एक बार करियर बना लो, करियर बना लो, उसके बाद जो मन में आए वो करना, अपनी मर्जी के मालिक होगे तुम, जेब में तुम्हारे पैसे होंगे, जैसे चलना हो वैसे चलना। तब तक तो सब्र रखना पड़ेगा, तब तक वो चीजें सुननी पड़ेंगी जो आपको बनाने के लिए जरूरी है। चलो आ जाओ, ये छोटी सी और आखिरी बात है, इसके आगे अगर कुछ रह भी गया है तो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। रूल नंबर 13 कह रहा है, 2 शब्द हैं बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, एगो और, बोलना एक बार फिर, एगो और। ये दोनों ही शब्द ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले को दिखाते हैं। एगो का मतलब भी पहले और बिफोर का मतलब भी पहले। अब इन दोनों में फर्क कैसे करें? एगो दिखाता है ड्यूरेशन वाला टाइम। ड्यूरेशन वाला टाइम समझते हो? 5 मिनट, 1 2 3 4 5 ऐसे होंगी, 5 मिनट शुरू होंगी, चलेंगी, खत्म होंगी। 5 दिन शुरू होंगे, चलेंगे, खत्म होंगे। 3 महीने शुरू होंगे, चलेंगे, खत्म होंगे। इन्हें कहते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए इंग्लिश में लगता है एगो, और फिक्स टाइम के लिए इंग्लिश में लगता है बिफोर। फिक्स टाइम मतलब मंडे से पहले पहले करना है, ये मंडे से पहले, मंडे ड्यूरेशन नहीं है, फिक्स टाइम है। 3 बजे से पहले हो जाना चाहिए ये काम। किससे पहले? 3 बजे से पहले। कल से पहले कर देना ये, कल से, तो ये डॉट फिक्स टाइम है ये। इनसे पहले, फिक्स से पहले दिखाओगे तो बिफोर। ड्यूरेशन दिखाओगे 5 दिन में, 10 दिन में, 15 मिनट में, 3 घंटे में, 2 सालों में। अभी अभी मैंने कहा 1 से 1.5 साल का सफर दिखा दो, एगो है ये। 1 से 1.5 साल कह दिया, ड्यूरेशन है। तो मुझे इस टाइम में अगर एगो फिट करना है या बिफोर करना है, तो मेरे को सीधा सीधा आंसर क्या है? एगो। आपने अगर YouTube या इधर उधर स्ट्रीमिंग वगैरह देखते हो तो लाइव सेशन जैसे ही खत्म होता है तो लिखा आता है 1 मिनट एगो, 3 सेकेंड्स एगो, 5 सेकेंड्स एगो, 1 सेकेंड एगो, 3 आवर्स एगो, 10 डेज एगो, 1 ईयर एगो। वहां कभी बिफोर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो किसको दिखा रहे हैं? ड्यूरेशन को। तो जब ड्यूरेशन की बात करोगे एगो, फिक्स टाइम की बात करोगे तो बिफोर। समझ गए हम बात को? क्वेश्चंस कर लें एक आधा। आशीष पहला करके दिखाइए बेटा।
आई हैव विजिटेड दिस प्लेस एगो। हाँ ठीक कह रहा है, क्योंकि यहां प्लेस के लिए लगा दिया, टाइम का खैर कुछ इशारा भी नहीं दे रहा खास सा, टाइम मेंशन भी नहीं किया है, प्लेस के लिए एगो को लगाना चाह रहा है, पर प्लेस के सेंस में भी बेहतर क्या है, बिफोर। सही कह रहे हो आप, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा ना आशीष, सच सच बताइयो। एगो लगाओ तो बिफोर बोल दूंगा, बिफोर लगाओगा तो एगो बोल दूंगा। देख मैं अच्छे से जानना चाहती होती हूँ जिस बच्चे को मैंने सिखाना हो, इसलिए ईमानदारी से पूछ रहे हो, ईमानदारी से बता दे। बैठो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे डर निकलेगा, पर मुझे पता होना चाहिए ना अभी दिमाग कैसा चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, ही रीच्ड मुंबई 2 days बिफोर, क्या करूं? साफ साफ तो लिख दिया 2 days, यानी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो बिफोर तो नहीं होगा, क्या होगा, एगो। ये टाइप आती है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2 तरीके से। वो क्या लिखेगा, ड्यूरेशन के साथ बिफोर लिख देगा या फिक्स टाइम के साथ एगो लिख देगा, आपने रिप्लेस करना होता है, बच्चे का ध्यान नहीं जाता जब हिंदी बनाते हैं तो। थर्ड देखो, हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर, फिर से प्लेस के लिए लगा रहा है तो एगो का सेंस नहीं आएगा। आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, सही लग रहा है। दिस एक्सीडेंट हैपेंड 10 years, लगा क्या रखा है, ये टाइप आती है पेपर में। सेकंड फिफ्थ ये आता है आपके पेपर में, अगर आएगा तो हल्के पेपर में आएगा, MTS CHSL टाइप में, सीजिल में इतना आसान नहीं पूछे। मैंने अगले आपको पढ़ने को इसलिए कहे थे क्योंकि आसान है। ये सारे शब्द अपने आप में नेगेटिव हैं, इनके अंदर ना है, इसलिए इनके साथ ना मत बोलो, ना नो लगाओ ना नोट लगाओ। तो ये शब्द पढ़ने हैं बस आपने। डिनाई का मतलब मना करना होता है, प्रिवेंट का मतलब बचाना, प्रोहिबिट का मतलब रोकना। बोथ के साथ नोट क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर आपने बोथ के साथ नोट लगाना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, नीदर शब्द बना तो हुआ है, बोथ मतलब दोनों। अगर बोथ के साथ नोट लगा रहे हो तो क्या कहना चाहते हो, दोनों में से कोई भी। तो इंग्लिश कह रही है जब नीदर बना हुआ है तो बोथ के साथ नोट क्यों लगा रहे हो, सीधा क्या लगा दो, नीदर लगा दो, क्योंकि नीदर का भी तो मतलब यही होता है, दो में से कोई भी। इसलिए बोथ के साथ नोट को क्या मानते हैं, गलत, और कोई कारण नहीं है। फॉरबिड का मतलब मनाही होता है, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, अंटिल का मतलब जब तक नहीं, और लेस्ट का मतलब ताकि नहीं। तो इन सब में नहीं 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 पहले से है, इसलिए इसके साथ नोट को नहीं लगाते। इन सारे क्वेश्चन में से नोट हटाना है बस तुमने, यही है इसका। तो वर्ब प्लस पॉजिटिव ये हो गया हमारा, वेरी के साथ, मच के साथ सुपरलेटिव, ING, मच के साथ थर्ड फॉर्म, शुरू शुरू में जो आया था ना उसी को इकट्ठा लिख रखा है। ये क्या है, अब इसको मैं पता नहीं पढ़ाऊं या छोड़ दूं, क्या करूं। ये स्पोकन में तो काम आता है, ग्रामर में अगर 15 साल के पेपर देखोगे तो शायद 2 बार क्वेश्चन मिलेगा 15 साल में, कितनी बार। तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ, पढ़ाऊं कि छोड़ दूं। फिर मैंने डाल क्यों रखा है, क्योंकि ये एक नई अच्छी सी चीज है जो बच्चे को पता नहीं होती, तो मैं चाहती होती हूँ पता तो हो कम से कम, कि नन और टू को अगर एक साथ लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है नॉट वेरी। यानी कहीं पे तुमने कहना ना आई एम नॉट वेरी हैप्पी, तो आप कह सकते हो आई एम नन टू हैप्पी, आई एम नन टू हैप्पी। अब पढ़ाने का दूसरा कारण, जब बच्चे को पेपर में दिखता है ना या किसी के मुंह से हम सुनते हैं आई एम नन टू हैप्पी, तो हमारा ध्यान जाता है टू तो बुरी बात के लिए था भाई, यहां पे हैप्पी कैसे आ गया, टू तो बुरी बात के लिए होता है। पर यहाँ पे जो टू है वो अकेला थोड़ी है, वो क्या है, नन टू, और वो दिखाता किसको है, नॉट वेरी को, और वेरी तो लगता है हैप्पी के लिए, वेरी तो हैप्पी के लिए लग सकता है। समझ पा रहे हो या